नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज़ में। दोस्तों, कहानी है बेदर्दी दिल और इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिसमें आपको एफिलिएट का मतलब होता है कि किसी का प्रोडक्ट है और वो आपको रीसेल करना होता है। कल किसी ने मुझसे मैसेज करके पूछा था कि क्या बेचना है, ये भी बता दे। तो देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब है यदि आपको पर्सनल ग्रोथ या आप किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप अपनी पर्सनल या बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रोग्राम है। साथ ही साथ उस प्रोग्राम के साथ साथ आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि यदि आप घर में रहते हैं, कोई वर्क नहीं करते, मतलब हाउस वाइफ हैं या फिर कोई स्टूडेंट हैं जिनको जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न करना चाहते हैं, या फिर कोई जॉब में है लेकिन जॉब से ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, तो वो भी साइड में अगर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो वो ये एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं। दोस्तों, मैं स्वयं एफिलिएट पार्टनर हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये जॉब जो है रिकमेंड कर रही हूँ। तो जिस किसी को भी इसकी आवश्यकता हो वो मुझे या तो मेल कर दे या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का, वो ज्वाइन कर ले और वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम कहानी की बात करते हैं। दोस्तों, कहानी के जितने भी पार्ट्स हैं, इससे पहले के 4 पार्ट्स, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के कहानी पढ़ सकते हैं, बाकी के सारे पार्ट। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। कपिल को आश्रम में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। वह वहाँ अच्छे से रह रहा था। उसका उपचार भी अच्छा चल रहा था। कपिल आश्रम आकर खुश था क्योंकि आश्रम में उसके जैसे बहुत से लोग थे जिनका उपचार चल रहा था। आश्रम में आकर उसका अकेलापन भी दूर हो गया था। उसे वहाँ बात करने के लिए बहुत से साथी मिल गए थे। सबके साथ वक्त कब निकल जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। आश्रम में बस एक ही बात कपिल को परेशान करती रहती थी, वह थी उस महिला की आवाज़। जब जब उसे वह आवाज़ सुनाई देती वह विचलित हो जाता था। उसे पूरा विश्वास था कि वह रिया की ही आवाज़ है, पर रिया को आश्रम में कोई जानता तक नहीं था। उस आवाज़ वाली महिला को सब यहाँ वसुधा दीदी कहकर ही बुलाते थे। जैसे जैसे आश्रम में कपिल का वक्त बीतता जा रहा था, उसका विश्वास और पक्का होता जा रहा था कि वह रिया ही है। कुछ समय बाद जब शिवांश आश्रम के ऑफिस में उपचार के बाकी बचे पैसे जमा करवाने गया, तो ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ने उससे कहा कि आपके पूरे पैसे तो पहले ही जमा हो चुके हैं, अब आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। उसकी बात सुनकर शिवांश आश्चर्यचकित रह गया कि उसने तो 1 ही महीने के पैसे दिए थे, बाकी के पैसे फिर किसने दिए? शिवांश ने क्लर्क से पूछा, किसने जमा किए बाकी के पैसे? तो वह बोला, पता नहीं, पर मिस्टर कपिल के उपचार का पूरा 6 महीने का पैसा जमा हो चुका है। फिर उसने शिवांश को पूरे जमा किए गए पैसों की रसीद दे दी। शिवांश रसीद लेकर कपिल के कमरे में आ गया। उसने सारी बात कपिल को बताई तो वह बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि रिया यही है, ये पैसे भी उसी ने जमा किए हैं, मगर रिया को आश्रम में कोई जानता क्यों नहीं है? धीरे धीरे आश्रम के उपचार से कपिल काफ़ी ठीक हो गया था। अब वह लाठी के सहारे चलने लगा था, खाना भी खुद ही खाने लगा था, धीरे धीरे अपने सारे काम भी खुद ही करने लगा था। उसकी तबीयत में होते सुधार से शिवांश और शिल्पा बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद उसे आश्रम से छुट्टी मिलने वाली थी, पर कपिल तब तक आश्रम से जाना नहीं चाहता था जब तक वह रिया से मिल नहीं लेता था। दरअसल कपिल के दिल में इस बात की ग्लानि थी कि उसने रिया के साथ गलत किया है, जिसकी वजह से ही उसकी यह हालत हुई है। उसने रिया के साथ गलत किया था, तभी भगवान ने उसे ऐसी सज़ा दी है। वह बस एक बार रिया से मिलकर उससे अपने किए व्यवहार की माफ़ी मांगना चाहता था। आज कपिल को आश्रम से छुट्टी मिलने वाली थी। शिवांश, शिल्पा और बच्चे सब उसे लेने आए थे। आज उसके साथ शिवन्या भी सह परिवार आई थी, क्योंकि आज कपिल 6 महीने बाद अपने घर जा रहे थे।
सब बहुत खुश थे, सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी, पर कपिल जाने के लिए तैयार नहीं था। वह एक बार रिया से मिलना चाहता था। जब सारी तैयारी हो गई तो उसने वहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी से कहा, हम एक बार वसुधा दीदी से मिलना चाहते हैं। वह आज घर जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब आना हो। वे वसुधा जी को एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके आश्रम में सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब में सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगा। कपिल ने उस कर्मचारी से कहा कि अपनी वसुधा दीदी से कहकर कि आज मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझसे मिलने नहीं आती हैं। मैं उन्हें धन्यवाद कहे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। सब लोग परेशान हो गए कपिल की बात सुनकर। वह कर्मचारी, ठीक है, मैं दीदी को बता कर आता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। फिर वह सीधे वसुधा के घर गया। क्योंकि आज रविवार था तो वह आश्रम नहीं आई थी। उसने वसुधा के घर जाकर सारी बात वसुधा को बता दी और बताया कि कपिल जिद पकड़ कर बैठा है कि आपसे मिले बिना वह अपने घर नहीं जाएगा। वसुधा ने उस कर्मचारी को यह कहकर कि तुम जाकर अपना काम करो, उन्हें हम देख लेंगे। फिर वह कर्मचारी वापस चला गया। उसके जाने के बाद वसुधा ने अपने पति से सारी बात बताई और पूछा कि क्या करें। तो वे बोले, चलते हैं मिलने, यशु को भी साथ ले लेना। यशु उनके बच्चे का नाम था। फिर कुछ देर बाद वसुधा अपने पति और बेटे के साथ कपिल से मिलने पहुंच गई। जैसे ही वह कपिल के कमरे में पहुंचे, सब लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। वह उनसे बोली, मैं वसुधा हूँ, ये मेरे पति रितेश हैं और ये मेरा बेटा यशु है। आप मुझसे मिलना चाहते थे, मैं अपने पूरे परिवार के साथ ही आपसे मिलने आ गई हूँ। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं रिया नहीं हूँ। आप किसी रिया से मिलना चाहते थे। मुझे यह बात काफ़ी पहले से यहाँ काम करने वाले लोगों ने बताई थी, पर रिया से मिलना चाहते थे, इसलिए हम कभी मिलने नहीं आए। आज आप वसुधा, जो कि इस आश्रम की संचालिका हैं, उससे मिलना चाहते थे, इसलिए हम सब परिवार मिलने आ गए। ये रितेश हैं, हमारे पति। ये आश्रम इन्हीं का है। हम दोनों मिलकर इस आश्रम को चलाते हैं। आपके बाकी के पैसे भी हमने भरे थे क्योंकि हमारे ऊपर किसी का उधार था। हम वह पैसे देकर अपना बोझ कुछ कम करना चाहते थे, इसलिए हमने आपकी मदद कर दी। फिर वसुधा अपने पति और बच्चों के साथ वहाँ से बाहर चली गई। सब लोग उसे जाते देखते रहे। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जिसे वर्षों पहले वो पागल समझकर मिलने तक नहीं आए थे, आज उसमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया। आज वह इतने आत्मविश्वास से भरी हुई कैसे है। एक बार तो लगा था कि वह रिया नहीं, वास्तव में वसुधा ही है जिसे वो जानते ही नहीं हैं। पर यह सच नहीं था, वह रिया ही थी। अब सब लोग सोचने लगे, रिया यहाँ कैसे आई और इसमें इतना परिवर्तन कैसे आया। वसुधा कपिल के कमरे से बाहर आ गई। उसके पीछे रितेश भी बाहर आ जाते हैं। रितेश वसुधा के पास आकर उससे पूछता है, तुम ठीक हो? वसुधा कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। तो रितेश ने देखा वसुधा की आंखें नम थी। कपिल के कमरे में सब लोग रिया को वसुधा के रूप में देखकर आश्चर्यचकित थे कि रिया में इतना परिवर्तन आया कैसे और वह इस आश्रम में कैसे आई। कपिल के सामने आते ही रिया की वह पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई, जिन्हें वह अब काफ़ी हद तक भूल चुकी थी और अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी। पर आज कपिल की वजह से वह सब एक बार फिर ताज़ा हो गई थी। रिया सोचने लगी, अगर इस दुनिया में कपिल जैसे लोग हैं तो रितेश और डॉक्टर नम्रता जैसे लोग भी हैं, जिनकी वजह से आज रिया एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। डॉक्टर नम्रता ने उसकी एक बड़ी बहन की तरह मदद की है और रितेश के बारे में तो कुछ कहने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसने तो उससे सच्चा प्यार किया था और हर मोड़ पर बहुत शिद्दत से निभाया भी था, वरना आज उसका क्या हाल होता उसके बारे में मैं आज सोचना भी नहीं चाहती थी।
उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह तो डॉक्टर नम्रता की बात मानकर इस आश्रम में आ गई थी। बाकी बातें तो उसे यहाँ आकर ही पता चली थी। दरअसल उस दिन सुबह वह बहुत ही दुखी होकर कपिल के घर से बाहर निकली और डॉक्टर नम्रता के घर आ गई थी। उस समय उसके पास वही एक ठिकाना था। रिया ने वहां पहुंचकर डॉक्टर नम्रता से सारी बात बता दी। तब डॉक्टर नम्रता ने रिया से कहा, मैं तो पहले से ही समझ गई थी कि वहां तुम्हारी किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें वहां जाने दिया क्योंकि तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। तो मैंने सोचा तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई गिला शिकवा ना रहे। तुम पुराने रिश्ते से पूरी तरह से आज़ाद होकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। डॉक्टर नम्रता ने रिया को समझाया कि रिया, पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश करो। एक नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सब कुछ भूल कर उसकी ओर अपने कदम बढ़ाओ। फिर उन्होंने रिया को बताया कि उन्होंने जिस जगह उसकी नौकरी की बात की है, उनका जवाब आ गया है। उन्हें तुम्हें नौकरी पर रख लिया है। तुम्हें परसों वहाँ के लिए जाना है। पर एक बात है, उस संस्था वालों ने कहा है कि तुम्हें अपना नाम बदलना होगा क्योंकि उनकी संस्था के नाम और तुम्हारे नाम में समानता है। किसी को कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि जब तुम वहाँ जाओ तो एक नए नाम के साथ जाओ। सब जगह और सारे पेपर्स में तुम्हारा नाम रिया ही रहेगा। बस बोलने के लिए तुम्हारा दूसरा नाम रखना होगा। उनकी संस्था में तुम्हें नए नाम से ही बुलाएंगे। मुझे इस बात में कुछ गलत नहीं लगता। मैंने सोचा तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हो तो एक नए नाम के साथ करो। रिया ने तो बहुत कष्ट भरी ज़िंदगी जी है। हो सकता है नए नाम के साथ तुम्हारी नई ज़िंदगी खुशियों भरी हो। वैसे तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैंने उनसे कहा है मैं तुमसे पूछ कर बताऊंगी। तुम मुझे सोच कर बता देना। रिया कुछ सोच कर बोली, दीदी जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। एक आप ही तो हैं जो मेरा भला सोच सकती हैं। आप मुझे नया नाम दे दे, मैं उसी नाम के साथ वहाँ चली जाऊँगी। डॉक्टर अमृता बोली, ठीक है, तुमने कोई नाम सोचा है या मैं ही कोई नाम दे दूँ जो मुझे पसंद हो? रिया बोली, दीदी ये नई ज़िंदगी आपकी दी हुई है, इसलिए आप ही नया नाम दे दो। हो सकता है आपके द्वारा दिया गया नाम ही मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ला दे। डॉक्टर नम्रता बोली, रिया मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कष्ट ना हो, तुम्हारी झोली सदा खुशियों से भरी रहे। फिर डॉक्टर नम्रता ने रिया से कहा, मुझे वसुधा नाम बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हें वसुधा नाम दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? रिया ने कहा, अच्छा है, और अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद रिया अपनी नौकरी में जाने के लिए तैयार करने लगी और डॉक्टर नम्रता से बोली, दीदी वैसे तो कभी मुझे कोई पूछने आएगा ही नहीं, फिर भी अगर कोई आए तो आप किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। फिर रिया ट्रेन से हरिद्वार तक आ गई। वहाँ उसे लेने एक ड्राइवर गाड़ी लेकर आया। रिया उसे नहीं जानती थी, तो उसके साथ जाने से पहले उसने डॉक्टर नम्रता को फ़ोन करके उसके बारे में पूछा। डॉक्टर नम्रता ने रिया से कहा, वह संस्था का ही कर्मचारी है, तुम्हें अच्छे से वहाँ तक ले जाएगा, तुम चिंता मत करो, उसके साथ आराम से चली जाओ। डॉक्टर नम्रता की बातों से आश्वस्त होकर रिया उस गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर गाड़ी लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर में जब पहाड़ का रास्ता शुरू हुआ तो शीतल वायु ने रिया की सारी थकान मिटा दी। कुछ देर बाद रिया आश्रम के गेट पर पहुंच गई। गेट के ऊपर बोर्ड में लिखा था, मात्र रिया आश्रम। रिया सामान लेकर आश्रम के ऑफिस में आ गई। उसने जब वहाँ काम करने वाले कर्मचारी को अपने बारे में बताया तो उससे बात करके रिया को ऐसा लगा जैसे वह रिया को पहले से जानता हो, पर रिया उसे नहीं जानती थी। तभी एक सेविका रिया के पास आई और उससे बोली, आप वसुधा दीदी है ना? रिया ने हाँ में सर हिला दिया। तो वो बोली, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप अपना सामान वहाँ रख कर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक भैया जी भी आ जाएंगे। बाकी बातें वही आपको बताएंगे।
वह सेविका रिया को एक कमरे में ले आई जो रिया के रहने के लिए था और उससे बोली, आप आराम कीजिए, जब भैया जी आ जाएंगे तो मैं आपको बुलाने आ जाऊंगी। फिर वह चली गई। रिया कमरे का मूल्यांकन करने लगी। कमरा एक इंसान के रहने के लिए काफ़ी अच्छा था। कमरे में सब सामान था, एक पलंग, अलमारी, कुर्सी, मेज़, अलग बाथरूम। रिया को कमरा पसंद आया। रिया काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आई थी और थक भी गई थी, तो वह हाथ मुंह धोकर तरोताज़ा हो गई और पलंग पर लेटते ही उसे झपकी आ गई। उसकी आंख तब खुली जब उसके फ़ोन की घंटी बजी। रिया जल्दी से उठकर फ़ोन देखने लगी तो उसने देखा डॉक्टर नम्रता की कई कॉल आई हुई थी। तब उसे ध्यान आया कि उसने यहाँ पहुँचकर उन्हें बताया ही नहीं कि वो ठीक से पहुँच गई है। उन्हें चिंता हो रही होगी, तभी वो इतने कॉल कर रही हैं। रिया ने जल्दी से डॉक्टर नम्रता को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि वह ठीक से पहुँच गई है। डॉक्टर नम्रता ने पूछा, आश्रम कैसा है? रिया बोली, आश्रम तो अच्छा है, मैं अभी अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। पर दीदी, मुझे एक बात अजीब लगी कि मैं तो पहले यहाँ कभी आई नहीं, ना ही मैं यहाँ किसी को जानती हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ मुझे सब जानते हैं। डॉक्टर नम्रता बोली, वह इसलिए कि आश्रम में जब भी कोई नया सेवक या सेविका काम करने आते हैं तो उनके बारे में सब काम पहले करने वाले कर्मचारियों को पहले से ही जानकारी दे दी जाती है, ताकि वह वहाँ सबके साथ अच्छे से घुल मिल सके। डॉक्टर नम्रता ने फिर रिया से पूछा, क्या तुम अभी तक किसी से मिली वहाँ? रिया बोली, हाँ, एक ऑफिस में कर्मचारी था, उससे और एक सेविका जो मुझे कमरे तक छोड़कर गई, बस। और किसी से अभी तक नहीं मिली हूँ। डॉक्टर नम्रता बोली, आश्रम के संचालक हैं जो, उनसे मिली? तब रिया ने उन्हें बताया कि जो सेविका उसे कमरे तक छोड़कर गई थी वह कह रही थी कि उनके भैया जी कहीं बाहर गए हैं, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, तब तक वह आ जाएंगे तो वह मुझे लेने आ जाएंगी, बाकी की बातें वहीं बताएंगे। डॉक्टर नम्रता बोली, ठीक है, जब वह आ जाएं तो मिल लेना, भैया जी ही आश्रम के संचालक हैं, उन्होंने ही तुम्हें नौकरी पर रखा है। रिया ने डॉक्टर नम्रता से पूछा, दीदी, आप उन्हें जानती हैं? कैसे हैं वह? डॉक्टर नम्रता ने रिया को बताया कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है, वरना वह उसे इतनी दूर नहीं भेजती। फिर डॉक्टर नम्रता बोली, जब उनसे मिल लोगी उसके बाद मुझे फ़ोन करना। चलो, अब तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। और फ़ोन रख दिया। अब रिया आश्रम संचालक के बारे में सोचने लगी। पता नहीं कैसे होंगे, कैसे बात करेंगे, उसे कौन सा काम देंगे। रिया यह सब सोच ही रही थी कि वह सेविका उसके लिए खाना लेकर आ गई और बोली, दीदी, पहले खाना खा लीजिए, फिर भैया जी से मिलने जाना है। रिया ने फटाफट खाना खाया, फिर कपड़े बदल कर तैयार हो गई। आज वह पहली बार मिलने वाली थी संचालक जी से। उसे उन्हीं के आश्रम में रहना था, तो वह चाहती थी कुछ गड़बड़ ना हो। रिया सोच ही रही थी कि डॉक्टर दीदी ने भी तो कितने विश्वास से उन्हें यहाँ भेजा है, वह यहाँ अच्छे से काम करेगी, किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। तभी वह सेविका आ गई और रिया से बोली, दीदी चलिए, भैया जी ने आपको बुलाया है। रिया उसके साथ ऑफिस आ गई तो उससे रिया को बाहर स्वागत कक्ष में बैठने को कहा और रिया से बोली, आप यहाँ बैठिए, मैं भैया जी को बता कर आती हूँ कि आप आ गई हैं। फिर वह अंदर एक कमरे में चली गई। रिया बाहर ही उनका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में वह बाहर आई और रिया से बोली, दीदी आप जाइए, भैया जी अंदर ही हैं। अब रिया को थोड़ी घबराहट होने लगी। वह पहली बार नौकरी के लिए किसी से मिलने जा रही थी, पर उसे थोड़ा सुकून भी था कि उसे डॉक्टर जी दीदी ने यहाँ भेजा है। वह उसे किसी गलत जगह तो नहीं भेज सकती। रिया हिम्मत करके कमरे की ओर बढ़ी। रिया ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, सामने कुर्सी पर बैठे इंसान को देखकर वह एकदम से ठिठक गई और घबराहट के मारे वापस जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ गई। तभी उसे पीछे से उस इंसान की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ रिया, कब तक भागती रहोगी?
उस आवाज़ को सुनकर रिया के कदम एकदम से रुक गए। रिया ने फिर पलटकर उसे देखा, क्योंकि रिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही है। तब उसने रिया को कुर्सी पर बैठने को कहा और मेज़ पर रखी घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर एक सेवक अंदर आया और बोला, जी भैया जी। तब उसने सेवक से कहा, 2 चाय ले आओ और हाँ, अदरक और इलायची डालकर बना कर लाना। तो वह आश्चर्य से उसे देखने लगी और बोला, 2 किसके लिए भैया जी? आप तो चाय पीते ही नहीं हैं। सेवक की बात सुनकर वह बोला, आज मैं भी पीऊँगा। उसकी बात सुनकर रिया एकटक उस इंसान को ऐसे देखने लगी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि यह वही है या कोई और। रिया को ऐसे एकटक देखते हुए देखकर उसने रिया से पूछा, क्या देख रही हो? तो रिया बोली, यही कि तुम रितेश ही हो या कोई और? तो वह बोला, मैं रितेश ही हूँ रिया। रिया ने कहा, तुम्हें तो चाय कितनी पसंद थी। तुम कॉलेज में भी 2-3 बार तो चाय पी ही लिया करते थे। फिर तुमने छोड़ कब दी? रितेश बोला, उसी दिन जब तुम मुझे छोड़कर गई थी। उस दिन तुम्हारे साथ ही मैंने आखिरी बार चाय पी थी। रिया बोली, फिर भी तुम्हें आज तक याद है कि मुझे अदरक और इलायची वाली चाय पसंद है? रितेश बोला, रिया, मुझे सब कुछ याद है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ रिया। रिया बोली, पर मैं बहुत बदल गई हूँ। रितेश बोला, मुझे सब पता है। रिया बोली, तुम्हें क्या पता है? मेरे साथ इन सालों में क्या हुआ? मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल गई है। रितेश बोला, मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है। रिया ने पूछा, वह कैसे? तो रितेश बोला, रिया, यह ऑफिस है। यहाँ सारी बातें नहीं हो सकती। अगर तुम शाम को घर आओ तो वहीं सारी बातें हो जाएंगी। रिया ने पूछा, घर में कौन कौन है? रितेश बोला, जब घर आओगी तो सब पता चल जाएगा। रिया वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, रितेश को उसके बारे में सारी बातें कैसे पता चली? क्या वह सचमुच उसके साथ हुई सारी बातों के बारे में जानता है? पर कैसे? अब तो रिया के मन में उथल पुथल मच गई कि रितेश क्या क्या जानता है उसके बारे में, और अगर वह सब कुछ जानता था तो वह आज तक उसके सामने क्यों नहीं आया? शाम होते ही रिया रितेश के घर की ओर चल दी। रिया ने रितेश के घर की दरवाजे की घंटी बजाई, पर घंटी बजने से पहले ही रितेश ने दरवाज़ा खोल दिया, जैसे कि वह रिया के आने की प्रतीक्षा में दरवाजे पर ही खड़ा हो। रिया घर के अंदर गई तो देखती है कमरे में उसकी और रितेश की कॉलेज की कई फ़ोटो लगी हैं। उसने पूछा, तुमने अभी तक ये फ़ोटो क्यों लगा रखी हैं? तो रितेश बोला, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं, जिन्हें मैं कभी भूलना नहीं चाहता, इसलिए हमेशा इन पलों को फ़ोटो के रूप में अपने साथ रखा है। रिया ने पूछा, तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? रितेश बोला, सब कुछ। रिया ने पूछा, पर कैसे? तब रितेश ने उसे सारी बात विस्तार से बताई कि जब तुम उस दिन मुझे छोड़ कर गई थी तो मैंने महसूस किया कि तुमने अपने घर वालों के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ तो कर दी है, पर तुम्हारे दिल से इस शादी के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर उदासी पढ़ी थी मैंने। रिया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, इसलिए मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता था। तब मैंने तय किया कि तुम्हारे बारे में सारी बातें पता करूँगा, क्योंकि अगर कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ सकूँ। मैं तुम पर नज़र रखने लगा। मैं जब तुम्हें देखता, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे परेशान करती। मैं मंदिर भी आया था जहाँ तुम्हारी शादी हो रही थी। पूरी शादी में तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रिया, मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान था। मेरा अपना तो कोई था नहीं। मैं अनाथ था। बस एक तुमसे दिल का रिश्ता जुड़ गया था। इसलिए मैं चाहता था कि तुम जहाँ भी रहो, बस खुश रहो। मैंने तुमसे प्यार किया था रिया। मैं बस इतना चाहता था कि तुम अपनी नई ज़िंदगी में अच्छे से व्यवस्थित हो जाओ। मुझे तुम्हारे घर में कोई जानता नहीं था, इसलिए मुझे अगर किसी ने देखा भी होगा तो भी किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि
किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता ही नहीं था। मैंने तुम्हारे ससुराल के भी कई बार चक्कर लगाए, सिर्फ यह जानने के लिए कि तुम कैसी हो। मैं बस हमेशा तुम्हारी नज़रों से बचकर रहता था कि ताकि कभी तुम्हारी नज़र मुझ पर ना पड़े और तुम मुझे लेकर परेशान ना हो जाओ। फिर मैंने देखा धीरे-धीरे तुम अपनी गृहस्थी में व्यवस्थित हो गई हो। तुम शिवन्या को स्कूल छोड़ने व वापस लाने जाने लगी। मैंने कई बार तुम्हें बाजार में खरीदारी करते हुए भी देखा। अब तुम मुझे खुश दिखाई देती थी और मेरा कॉलेज भी पूरा हो गया था। तब मैंने सोचा अब तुम भी अपने नए घर में खुश हो और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब मैं अनाथ आश्रम में नहीं रह सकता था। तो मैं हमारे सपने को पूरा करने की कोशिश करने लग गया। मैं अब तुम्हारी ओर से निश्चित हो गया था, तो अपना पूरा ध्यान इस आश्रम को बनाने में लगा दिया। मैं पूरे दिन इतना व्यस्त रहता कि रात को थक कर सो जाता था। मैं खुद भी पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम में व्यस्त रहना चाहता था, ताकि मुझे तुम्हारी याद ना आए। पर इतना करने के बाद भी दिल के एक कोने में सदा तुम बसी रही। मुझे इस आश्रम को बनाने में बहुत मेहनत लगी। बहुत लोगों से मदद मांगी, कुछ ने मदद की भी, कुछ ने ऐसे ही बातों में टाल दिया। पर कुछ भले लोगों की मदद से यह आश्रम शुरू हुआ। मेरा काम देखकर फिर कुछ स्वयंसेवी संस्थानों ने मेरी मदद की और हमारा सपना कुछ हद तक साकार होने लगा। इस सब में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मुझे लगा तुम भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो, तो मैंने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली। रिया, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। रिया ने कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? मैं ही तुम्हें छोड़कर चली गई थी। रितेश बोला, नहीं रिया, मैंने तुमसे वादा किया था, भले ही मैं तुम्हारी खुशी में शामिल ना हूँ, पर तुम्हारे हर कष्ट के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे तुम्हें इस तरह पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे आसपास होता, तो तुम्हें इतने कष्ट, इतनी वेदना से नहीं गुजरना पड़ता। तब रिया ने रितेश से पूछा, फिर तुम मेरे बारे में कैसे पता चला तुम्हें? तब रितेश ने उसे बताया, एक बार वह आश्रम की किसी काम से डॉक्टर नम्रता के क्लिनिक में उनसे मिलने गया। तुम्हारा घर भी उसी शहर में था, तो मैंने सोचा एक बार तुमसे मिल लूं और तुम्हें बताऊं कि मैंने हमारे सपने को आकार देना शुरू कर दिया है और एक आश्रम की शुरुआत कर दी है। मुझे ये पता था कि तुम बच्चों को लेने और छोड़ने जाती हो, तो मैं बच्चों के स्कूल की छुट्टी के समय वहाँ पहुँच गया ताकि तुमसे बात कर सकूं। पर तुम बच्चों को लेने आई ही नहीं, तुम्हारे ससुर जी आए थे। मैं अगले दिन भी गया, पर तुम उस दिन भी नहीं आई। मुझे काम की वजह से वापस आना पड़ा। कुछ दिन बाद मैं फिर काम के सिलसिले में डॉक्टर नम्रता के पास गया था, तो मैं तुमसे मिलने के लिए फिर से बच्चों के स्कूल उनकी छुट्टी के समय पर पहुंच गया। पर उस दिन भी तुम नहीं आई और उस दिन तुम्हारी सासू माँ आई। वो किसी बच्चे की मम्मी से पूरे दिन के लिए एक नौकर रखने की बात कर रही थी। उस बच्चे की माँ ने तुम्हारी सासू माँ से पूछा, क्या रिया की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? तुम्हारी सासू माँ उससे कह रही थी, नहीं हुई है, तभी तो इतनी परेशानी हो रही है। वह कुछ भी काम नहीं करती है, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती है। मुझसे अब यह सब नहीं संभलता, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पूरे दिन के लिए एक नौकर रख लें, जिससे मुझे उससे मदद मिल जाए। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि कैसे पता लगाऊं कि तुम्हें क्या हुआ है। तब मैं फिर से डॉक्टर नम्रता के पास गया, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। रिया ने रितेश से पूछा, तुम डॉक्टर दीदी को कब से जानते हो? तब रितेश ने उसे बताया कि डॉक्टर दीदी और उनके पति बहुत अच्छे लोग हैं। वे कई स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीदी भी हमारे अनाथ आश्रम से जुड़ी हुई थी। वह हमारे अनाथ आश्रम में बच्चों की काउंसलिंग के लिए आया करती थी। मैं शुरू से ही उनकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी।
धीरे धीरे उन्हें भी मुझसे लगाव सा हो गया। फिर वह डॉक्टर नम्रता से मेरे लिए प्रिय नम्रता दीदी बन गई। उन्होंने हर कदम पर मेरी सहायता की। इस आश्रम को खोलने के लिए भी उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। मेरे मन में यह समाज सेवा का जो भाव आया, उसमें नम्रता दीदी के व्यक्तित्व का काफ़ी प्रभाव है। उन्हें ही देखकर मैं समाज सेवा की ओर प्रेरित हुआ। रिया रितेश की सारी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और सोच रही थी कि आज भी समाज में अच्छे लोग भी हैं। उसने रितेश से पूछा, फिर डॉक्टर दीदी ने मेरे बारे में कैसे पता लगाया? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जानेंगे कि कैसे रिया का पता चला उन्हें। तो दोस्तों, कहानी अब तक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों।